नमस्कार साथियों। यूपीएसआई पराक्रम बैच मूल विधि की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम लोग मूल विधि के प्रश्नों के माध्यम से इसकी तैयारी की दिशा को या तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस मूल विधि का अध्ययन आपको करना है उसमें 2023 में भारतीय न्याय संहिता के बारे में जो सामान्य परिचय है वह सामान्य परिचय आपको कराया जा रहा है। और इसमें पिछली क्लास में मैंने आपसे जिन प्रश्नों की चर्चा की थी उन्हीं प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आगे की चर्चा करेंगे। संगठित अपराध संबंधी राज्य कानूनों को किस धारा में समायोजित किया गया है? 304, 113, 111, 226। प्रश्न क्या है कि भारतीय न्याय जो संहिता है, इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में बीएनएस 2023 में जो संगठित अपराध संबंधी राज्य कानून है उसे किस धारा में समायोजित किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो संगठित अपराध हैं उन संगठित अपराधों के लिए बीएनएस में अलग से धारा बनाई गई है और भारतीय न्याय संहिता की यह विशेषता उसे भारतीय दंड संहिता 1860 से अलग करती है। तो यहां पर संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वह माफिया से जुड़ा हुआ है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वह वास्तव में तस्करी और इस प्रकार के अपराधों से जुड़ा हुआ है। तो यहां बच्चों उत्तर होगा कि जो धारा 111 है वह संगठित अपराध संबंधी जो राज्य कानून हैं उन राज्य कानूनों को क्या करती है, उन राज्य कानूनों को समायोजित करती है। तो यहां पर संगठित अपराध के बारे में यह प्रश्न था। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा 113 किस अधिनियम की तर्ज पर बनाई गई है? तो धारा 113 किसकी? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की। भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 113 है वह किस अधिनियम के तर्ज पर बनाई गई है? वह धारा 113 यूएपीए। यूएपीए क्या है? यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। यह 1967 में यह कानून बनाया गया था। यह है गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम। ये अधिनियम 1967 में बनाया गया। जब ये 1967 में बनाया गया उसके बाद 2008 में इसमें संशोधन किया गया। और 2008 में संशोधन करने का उद्देश्य क्या था कि जो मुंबई में आतंकी घटना हुई थी उस प्रकार की आतंकी घटनाओं को फिर से उसकी पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके, इसके लिए इसको बनाया गया। तो गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम ये मुंबई आतंकी घटना पर आधारित है। मुंबई आतंकी घटना के जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जुड़ी हुई है और यही भारत में फिलहाल आतंकवाद को नियंत्रित करने, आतंकवाद को दंडित करने संबंधी प्रमुख कानून है। जो भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया उस कानून में इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो धारा एक यहां पर 12वां प्रश्न यह है। फिर इसके साथ ही संगठित अपराध या आतंकी कृत्य से अर्जित संपत्ति रखना अपराध नहीं है, अलग अपराध है, केवल बेचने पर अपराध है, नजरअंदाज क्या है किया जा सकता है। दरअसल यहां पर क्या है,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या टेररिस्ट एक्ट से अर्जित संपत्ति रखना भी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक अपराध है और इसे अलग अपराध माना गया है। तो इसमें बी आंसर क्या होगा? इसे क्या माना गया है? इसे अलग अपराध माना गया है। इस अलग अपराध मानने का मतलब क्या है कि ये माना गया है कि ऐसी जो संपत्ति है, इस संपत्ति को रखना एक ऑफेंस है और इसके आधार पर राज्य कार्रवाई क्या है कर सकता है। यह बात क्या है यहां पर उत्तर के रूप में आप बताएंगे। फिर इसके साथ ही 14वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। धारा 111 और 113 किन्हें दंडित करती है? यहां पर धारा 111 और धारा 113 दरअसल किन्हें दंडित करती है? तो यही वो धारा, ये धारा जो है अपराधियों को, संगठित अपराध से जुड़े हुए अपराधियों को शरण देने वाले या छिपाने वाले को दंडित करती है। यहां पर ये जो प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपराधियों को, संगठित अपराध से जुड़े हुए अपराधियों को पनाह देता है, अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध से जुड़े हुए जो व्यक्ति अपराधी हैं उन अपराधियों को क्या करता है? शरण देता है, तो उसे भी अपराध माना गया है और ऐसे अपराधियों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 111 व बीएनएस 113 के तहत उन्हें छिपाने या शरण देने वालों को क्या किया जाएगा? छिपाने और शरण देने वालों को दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आतंकवादी कृत्य के मामले में यह निर्णय कौन करेगा कि मामला बीएनएस में दर्ज होगा या यूएपीए में होगा? यहां पर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत जैसे देश आतंकवाद का सामना कश्मीर में, इसके साथ ही 80 के दशक में पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर कर चुके हैं और भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक पीड़ित और शिकार देश है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में जम्मू कश्मीर से बड़ा मुद्दा भारत के दृष्टिकोण से पाक प्रायोजित आतंकवाद है और पाक प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 कुछ विशेष प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो प्रावधान है उसमें यह प्रश्न पूछता है कि अगर कोई आतंकवादी कृत्य हो तो उस आतंकवादी कृत्य के मामले में यह निर्णय कौन करेगा कि कोई मामला भारतीय न्याय संहिता में दर्ज होगा या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में होगा? क्या यह स्टेशन हाउस ऑफिसर अर्थात किसी थाने के थाना अध्यक्ष के द्वारा यह तय किया जाएगा, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा, या फिर इसमें एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जाए या मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जाएगा? तो जब आप एक लीगल अवेयरनेस रखना चाहते हैं और वह भी खास तौर पर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के अधिकारी तय करते हैं कि आतंकवादी कृत्य के मामले में यह मामला किस में दर्ज होगा, यह मामला बीएनएस में दर्ज होगा या फिर यह मामला उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि यह मामला यूएपीए में दर्ज होगा। तो यहां पर बच्चों ये 15वां क्वेश्चन है, जो 15वें क्वेश्चन को क्या है आपको ध्यान में रखना है। ये एक जानकारी लीगल अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी जानकारी है। धाराएं 111 और 113 जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसमें? भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये दोनों धाराएं जोड़ी गई हैं। इन धाराओं को जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को
सीआरपीसी को बदलना है। आप जानते होंगे हमारे देश में आपराधिक जो विधि संहिता प्रक्रिया संहिता है 1973 और जो दंड संहिता 1860 है, वह दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ये दोनों क्या है, ये दोनों लागू किए गए। और आजादी के बाद भी इन खास तौर पर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक जो विधि प्रक्रिया संहिता है, उसके द्वारा क्या है, भारत में जो ऑफेंस होते हैं उनके बारे में निर्धारण और उसकी प्रक्रिया क्या होगी दंडित करने की, इसके बारे में भी निर्धारण किया गया। तो यहां पर यह पूछा गया कि धारा 111 और 113 जो धाराएं हैं, इन धाराओं का जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सीआरपीसी को बदलना, संगठित अपराध और आतंकी कृत्यों पर कठोर दंड से रोक लगाना, यहां पुनर्वास करना, राज्य कानूनों को क्या है, यहां पर राज्य कानूनों को विलय करना। तो बच्चों यहां पर ये थोड़ा यहां मिसप्रिंट हो गया है, कठोर दंड से रोक लगाना, इसको हम लोग यहां पर हटा देते हैं। तो ये सवाल का जो उत्तर है, ये उत्तर क्या है, तब सही होगा। संगठित अपराध और आतंकी जो कृत्य हैं, उन कृत्यों पर कठोर दंड क्या है लगाना, जो है ये कठोर दंड लगाना दरअसल क्या है, यही उद्देश्य था, यही इसका क्या है उद्देश्य है। तो यहां पर बच्चों ये एक 16वें का बी आंसर क्या होगा, जो 16वें का बी आंसर है वह क्या है, यह है कि अब इसके साथ ही क्या है कि क्लास में, ठीक है। अब ये जो 16वां प्रश्न है बच्चों, इस 16वें प्रश्न में आपको क्या ध्यान में रखना है, हम लोग लगातार कई ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटीज से संबंधित है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटीज से संबंधित है, उसमें धारा 111 और 113 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, संगठित अपराध और आतंकी कृत्यों को क्या है, जोड़ना है। 16वां प्रश्न हुआ। 17वें प्रश्न पर आते हैं। झूठे विवाह वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने का अपराध भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो बहुत से ऐसे अधिकारी स्तर के, जैसे कुछ ऐसी भी आपको अखबारों में लगातार क्या है आपको चर्चा मिलेगी कि जो विवाह है, वह विवाह का झूठा दावा करके संबंध क्या है कायम किया जाता है। यहां पर ये जो बीएनएस है, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 में इसे क्या है अपराध बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको यह खोजना है कि इस पर दंड क्या है, क्या यह दंड जुर्माना है या कारावास है। तो यहां फिर उसी प्रश्न को कि धारा 69 का, किसकी 69 का, बीएनएस की 69 का, बीएनएस 2023 की 69 का उद्देश्य क्या है? विवाह को बढ़ावा देना, धोखे से बनाए गए यौन संबंधों को रोकना। तो यहां पर बी ऑप्शन होगा, धोखे से बनाए गए यौन संबंधों को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 क्या है जोड़ी गई है। फिर इसके साथ ही धारा 69 किसके अधिकारों की रक्षा करती है? बच्चों के, महिलाओं के, पुलिस अधिकारियों के, नियोक्ताओं के। तो यहां पर बच्चों यह जो प्रावधान है, यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या है बनाया गया है। महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं की सहमति, कंसेंट, अभी हाल में कंसेंट की उम्र, मतलब जो संबंध बनाने की कंसेंट की उम्र पर एक मुद्दा आया है कि क्या उसे घटाया जाए, जिस प्रकार की स्थितियां हैं। और उसमें पास्को जो एक्ट है, जो पास्को एक्ट है, जो बच्चों को सेक्सुअल जो ऑफेंस है, उस ऑफेंस को बनाने के लिए क्या है रोका गया था, उसकी क्या है, उसकी स्थिति को कैसे देखा जाए
तो यहां पर बच्चों महिलाओं के सहमति के संदर्भ में धारा 69 बीएनएस की बहुत महत्वपूर्ण है। 20वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आईपीसी से बीएनएस और बीएनएस से आईपीसी के अनुरूप धाराएं क्यों दी गई हैं? यहां एक सवाल है कि इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता से आईपीसी के अनुरूप धाराएं क्या है, क्यों दी गई हैं? तो यहां पर बच्चों जो धाराएं दी गई हैं उन धाराओं को अगर हम लोग ये देखें तो पाठक जो है इसके अनुरूप तुलना कर सके। ये प्रश्न दरअसल आप ऐसे है कि मान लीजिए कि आप कोई भी एक ऐसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिसमें भारत के कानूनों के बारे में दिया गया है, तो आजकल किसी भी लीगल अवेयरनेस या लीगल जानकारी की किताब में हमेशा एक दिया जाता है कि आईपीसी 1860 में क्या था और बीएनएस 2023 में क्या था। यहां पर ये धाराएं क्यों दी गई हैं? ये जो धाराएं हैं ये धाराएं दरअसल आसान समझ के लिए दी गई हैं, केवल सजा बताने के लिए दी गई हैं, केवल हटाने के लिए दी गई हैं, या संपत्ति के जो विवाद हैं उन संपत्ति के विवादों के संदर्भ में क्या है दी गई हैं। तो 20वें प्रश्न का यहां पर कि पाठक आसानी से तुलना कर सके, इसका मतलब क्या है, आसान समझ के लिए क्या है किताबों में ये धाराएं क्या है दी जाती, मतलब तुलना के संदर्भ में इसे देखना है। बीएनएस में आईपीसी की कितनी धाराएं हटाई गई हैं? 15 धाराएं हटाई गई हैं, 10 धाराएं हटाई गई हैं, 20 धाराएं हटाई गई हैं, या 25 धाराएं घटाई गई हैं। तो भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 में, इसमें बच्चों 20 धाराएं क्या है हटा दी गई हैं। किसकी? भारतीय दंड संहिता की। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा, 21 का सी होगा। फिर हम लोग आते हैं आत्महत्या का प्रयास, आईपीसी की धारा 309 का बीएनएस में क्या हुआ? क्या उसे यथावत रखा गया है, अपराध के रूप में हटाया गया है, संशोधित किया गया है, या यूएपीए में क्या है डाला गया है? तो आत्महत्या के प्रयास को क्या अपराध के रूप में हटाया गया है, यथावत रखा गया है, संशोधित किया गया है, यूएपीए में डाला गया है? यहां पर बच्चों आत्महत्या का जो प्रयास है वह प्रयास क्या है, ये प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से पूछता हूं। जब ये बहुत ही क्या है चर्चित प्रश्न है, इसका मैं आगे के सवाल में उत्तर देने जा रहा हूं। व्यभिचार, आईपीसी की धारा 497 का बीएनएस में क्या हुआ? तो यहां पर अभी भी ये दंडनीय है, अपराध से हटा दिया गया है, सौदेबाजी योग्य बना दिया गया है, गैर गंभीर अपराध बना दिया गया है। तो यहां पर अब ये व्यभिचार जो है वह अपराध नहीं रहेगा। ये 23 का बी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आईपीसी की धारा 497 को बीएनएस में क्या कर दिया गया है, अपराध से हटा दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 24वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राजद्रोह, आईपीसी की धारा 124 ए, भारतीय दंड संहिता 124 ए में अगर कोई ऐसा भाषण दिया जाता है जो लोगों को हिंसा की तरफ उकसावा देता है तो उसे राजद्रोह या देशद्रोह माना गया था। तो राजद्रोह या देशद्रोह के बारे में बीएनएस क्या कहती है, भारतीय जो न्याय संहिता है वह न्याय संहिता क्या कहती है? तो भारतीय न्याय संहिता यहां पर क्या है कि उसे हटा दिया गया। यहां पर राजद्रोह को अपराध की सूची से नाम के संदर्भ में हटा दिया गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरोध में या उसको नुकसान पहुंचाने जाने वाले कार्य को आपराधिक गतिविधि के रूप में लिया गया है, लेकिन उसे राजद्रोह नाम नहीं दिया गया है।
उसे किसी भी प्रकार से राजद्रोह नाम नहीं दिया गया है, तो यहां पर इसे क्या कर दिया गया है बच्चों, हटा दिया गया है। यहां ये ध्यान में रखना है, 24वां जो सवाल है, 24वां सवाल क्या है, यह है, हटा दिया गया है। फिर इसके साथ ही क्या है, जो 25वां सवाल है वह है आईपीएस बीएनएस में जो तालमेल है, उस तालमेल में क्या क्या दर्शाया गया है। सजा और अपराध का स्वरूप, केवल अपराध का नाम, केवल धारा संख्या, और इसके साथ ही क्या है, केवल प्रक्रिया। तो यहां पर बच्चों सजा और अपराध का जो स्वरूप है वह क्या है, तुलना में ये आमतौर पर क्या है दर्शाया जाता है कि पुराना क्या था और नया क्या है। 25वां प्रश्न। इसके साथ ही 26वां प्रश्न, धारा 69 किन परिस्थितियों में बने संबंधों को अपराध मानती है। यह पहले भी प्रश्न था, उसी प्रश्न को दूसरे रूप में यहां पर पूछा गया है। अगर छल द्वारा प्राप्त कोई सहमति है तो वह अपराध है। तो इसमें बच्चों धोखाधड़ी से, जैसे झूठे विवाह वादे या पहचान छुपाकर अगर कोई काम किया जाता है तो इंडियन पेनल कोड के तहत क्या है, यह क्या है, अपराध है। 26 क्वेश्चन हो गया। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर आज का सेशन यहीं पर बच्चों क्या होता है, समाप्त होता है। और हम लोग फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।